जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF भी। मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, उसे ज़रूर फॉलो कर लेना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे PDF अपलोड करता हूँ, वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो में कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसे ज़रूर याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में आकर अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जिसे जलाने से पहले साफ़ किया जाता है। कितना सिंपल है आंसर इसका, ये वाला ज़रूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अपने कॉपी पर लिख लेना। आंसर है, जब हम कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, यानी जब हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वह खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा तोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे ऊष्मा का निर्माण होता है। अतः ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। मतलब दोनों जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, वो दोनों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें ऊष्मा का निर्माण होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि जब C+O2 यानी जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो CO2 निकलता है प्लस ऊष्मा निकलता है, ठीक है। जब कोयला को जलाया जाता है तो आग निकलता है ना, ऊष्मा निकलता है ना उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग ये जो है अगला क्वेश्चन ऊष्माशोषी, उसे देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की कमी होती है, कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें ऊष्मा की कमी होगी, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं CaCO3, ऊष्मा जब देंगे तो CaO + CO2 गैस बनेगा, यानी इसमें ऑलरेडी ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा नहीं था इसमें, लेकिन ऊपर से ऊष्मा दे रहे हैं, बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बाहर से जिसे ऊष्मा दिया जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये ऊष्माशोषी का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें या फिर संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर जो ऐसे पूछेगा तो ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर जो मतलब वियोजन अभिक्रिया पूछेगा तो वियोजन अभिक्रिया को सिर्फ ऐसे लिख देना, वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है, और एग्जाम में अगर जो घुमा के भी पूछेगा तो वैसा ही लिखना है, ठीक है। फिर लिखेंगे, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एकल पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। ये वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा है और ये संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा है। खाली बीच में हम लोग को जबकि लगा देना है। हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहला उदाहरण देखेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता है और जुड़ के एकल उत्पाद बनाता है, यानी तीर के जो ये साइड है, ये साइड एक ही उत्पाद बनाएगा। संयोजन अभिक्रिया में ये साइड जो है ना, तीर के बाएं साइड, इधर बहुत पदार्थ हो सकता है, लेकिन दाहिने साइड जो होगा सिर्फ एक ही पदार्थ होगा, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो बाएं साइड रहता है, जो बाएं साइड ये तत्व रहता है CaCO3,
वो एक ही रहेगा, कोई भी तत्व रहेगा या फिर कोई भी पदार्थ तो यौगिक रहेगा, मतलब कोई भी यौगिक रहेगा बाएं साइड वो एक ही यौगिक रहेगा या फिर एक ही पदार्थ रहेगा। लेकिन दाहिने साइड, तीर के दाहिने साइड जो हम लोग देखेंगे वहाँ पे एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा टूट के, यानी वियोजित होके। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करे या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करे, तो किस प्रकार लिखना है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि अंतर क्या है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं और इधर देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया अगर जो अकेले में पूछेगा तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिख देंगे, और द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो पूछेगा अकेले में खाली द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो उसमें भी परिभाषा खाली लिख देंगे और उदाहरण दे देंगे। लेकिन अंतर पूछ रहा है तो इसमें भी परिभाषा दे सकते हैं, इसमें भी परिभाषा दे देंगे और उदाहरण दे देंगे। 2 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा देंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटा के उसके जगह को ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा भी हो गया आपके और अंतर में भी हो जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा दे देंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगर जो परिभाषा के रूप में पूछेगा तो इतना लिखेंगे, अंतर के रूप में पूछेगा तो 2 लाइन खींच देंगे, इधर इधर लिख देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का देखते हैं परिभाषा उदाहरण। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, ऊपर देखना, नीचे इग्नोर कर दो, ऊपर देखो। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक, तो जो जल में नहीं घुलता उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल में नहीं घुलता उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण का मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो, जैसे एक जल है और फिर एक तरफ कोई भी तेल है, जैसे सरसों तेल हो गया, तो वो दोनों को मिलाएंगे तो सरसों तेल नहीं ना मिलेगा जल में, वो अवक्षेप के रूप में अलग रहेगा, तो उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो जल में नहीं घुलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या। अगला है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे वैसा अभिक्रिया जिसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं Cu + O2 2CuO। तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं CuO + H2 Cu + H2O। अपचयन का मतलब है क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे CuO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुआ नहीं, ऑक्सीजन हट गया इससे तो ऑक्सीजन की कमी हुआ, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें उपचयन भी हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था जुड़ा हुआ, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका उपचयन हुआ है। यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। CuO का अपचयन हो रहा है जबकि H2 का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण अपचयन उपचयन दोनों का होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। तो कोई 2 नंबर में पूछा जाता है तो 2 पॉइंट लिख देंगे, हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को पेंट करने के निम्न कारण है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए पेंट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब बहुत सा ऐसा तेलीय खाद्य पदार्थ जो होता है ना, उसे मतलब नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है कि वो खराब नहीं हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, उत्तर के रूप में लिखेंगे, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है तो वह खराब हो जाता है, अतः खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। कितना सिंपल आंसर है, इसे जरूर नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, यह संक्षारण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जब वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो वह खराब हो जाता है और इससे खराब गंध निकलने लगती है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे जरूर का जरूर लिख लेना, सारे क्वेश्चन को लिख लेना और याद कर लेना। इसका उत्तर देखते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और विलयन का रंग भूरे रंग में बदल जाता है। इसका उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने ये चैप्टर का एकदम बेसिक से बेसिक शुरू से लेके अंत तक ले एक एक चीज़ मैंने समझाया है, उसका वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। वो अगर जो आप चैप्टर शुरू से अंत तक आप लोग देख लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने 3 से 4 पार्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।